गुड इवनिंग गाइस। हम कर रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लास्ट में मैंने आपको करवाया था केस 2 डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एंड उससे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे। उसमें एक क्वेश्चन पे डाउट है तो पहले वो करते हैं और फिर आगे करेंगे, ठीक है? तो आप लोग रीड करो। अब इसमें लिखा है दिनेश रिसीव्ड फ्रॉम श्रीधर एन एक्सेप्टेंस फॉर 3000। दिनेश को एक्सेप्टेंस मिली, मतलब श्रीधर ने एक्सेप्ट किया और हमें दे दिया। आगे पढ़ लो, दिनेश गॉट द एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड। डिस्काउंट कौन करवाता है? ड्रॉर। तो दिनेश हो गया ड्रॉर और जो श्रीधर है वो हो गया ड्रॉई, ठीक है? हमें डायरेक्टली एक्सेप्टेंस मिली है, मतलब हमने एक बिल दिया था कि साइन करके हमें वापस करो। उसने साइन करा, एक्सेप्ट किया और हमें दे दिया। तो हम डायरेक्टली बीआर की एंट्री करेंगे, सेल्स की एंट्री नहीं आएगी, ठीक है? बीआर कब मिला? सितंबर 1। तो यहां पे आ जाएगा बिल रिसीवेबल टू श्रीधर। कितने का बीआर मिला आपको? 3000 का। और वहां पे हो जाएगी दिनेश टू बिल्स पेबल, इसके लिए लायबिलिटी। फिर हमने यही बीआर डिस्काउंट करवा लिया 9% पर एनम पे। डेट नहीं थी तो मानेंगे उसी दिन करवा लिया, सितंबर 1 को। तो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर 3000 का बिल था, 9% के अकॉर्डिंग 3 मंथ्स का फैक्टर लगेगा, ठीक है? आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 67.5। हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, 68 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 68। 3000 में से अगर 68 कट हो गए तो बचे 2932। इतने हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। 68 का डिस्काउंट, बीआर पूरा खत्म। वहां पे कोई एंट्री नहीं होगी, उसको तो पता भी नहीं होगा, राइट? उसके बाद अब देखो ड्यू डेट कब आएगी। 3 मंथ्स यहां से चेक करो, अक्टूबर 1, नवंबर 1, दिसंबर 1। दिसंबर 1 को मत दो, 2 को मत दो, 3 को भी मत दो। दिसंबर 4। दिसंबर 4 को पैसे लेने कौन जाएगा? दिनेश नहीं जाएगा, बैंक जाएगा, क्योंकि बिल तो बैंक के पास है। तो दिनेश की कोई एंट्री नहीं होगी, श्रीधर की होगी बीपी टू कैश या बैंक, बीपी टू बैंक। श्रीधर अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर देगा, तो बस ये अपनी एंट्री दिखाएगा। यहां पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों? क्योंकि बैंक गया पैसे मांगने। क्लियर? ये लिख लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अब करेंगे केस 3। आप लोग हेडिंग लिखो, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड। व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड, एंडोर्स तो करेंगे अंडरलाइन, और इसका मीनिंग होता है ट्रांसफर। व्हेन द बिल इज ट्रांसफर्ड। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। सपोज ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने गुड्स सेल किए बी को 20,000 के, और ए के पास आ गया बीआर और बी के पास आ गया बीपी। 20,000 का बीआर है, ठीक है? Jan 1 को गुड्स सेल किए और पेमेंट डाली है अप्रैल 4, 3 मंथ्स के बाद प्लस 3 डेज। तो हुआ क्या, Jan 4 को ए के पास आया सी। Jan 4 को सी आया ए के पास, और सी ने ए से 20,000 लेने थे, ठीक है? ए ने कुछ उधार लिया होगा सी से, तो सी अपने पैसे मांगने आया। बट ए ने बोला मेरे पास कैश तो नहीं है, लेकिन सी ने बोला मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो ए ने बोला एक काम करते हैं, मेरे पास एक बीआर है, बिल रिसीवेबल, वो मैं आपके नाम पे कर देता हूं, ठीक है? आपके नाम पे ट्रांसफर कर देता हूं, मतलब एंडोर्स। ऐसा हो सकता है, ए अपना बिल किसी और को दे सकता है, पीछे साइन करने होते हैं बस, ठीक है? तो ए ने अपना बिल सी को दे दिया 20,000 का, तो उसके पास आ गया बीआर, ठीक है? अब आप ये सोचो, ड्यू डेट पे पैसे मांगने कौन जाएगा? अब बिल किसके पास है? सी के पास। तो ड्यू डेट पे सी जाएगा पैसे मांगने, और बी को कोई इशू नहीं होना चाहिए।
भले ही ए आए या सी आए, ठीक है। बी बस एक बार कंफर्म कर लेगा ए से कि आप ही ने दिया है ना, जब कंफर्म हो जाएगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो बी अपनी पेमेंट कर देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट, अपना बिल किसी और को देना, किसी और के नाम करना, क्लियर। अब लिखो, इन केस when drawer of the bill transfers the bill to his creditor ब्रैकेट में थर्ड पार्टी, to whom he owes money equal to the value of the bill, to whom he owes money equal to the value of the bill, comma, this is called as endorsement. जब हम अपना बिल ट्रांसफर करते हैं, that is called endorsement, full stop. Next line, the person to whom the bill is endorsed, is called endorsee, ठीक है। तो जिसको हमने बिल दिया दैट इज कॉल्ड एंडोर्सी। तो ये हो गया ड्रॉर, ये हो गया ड्रॉइंग और ये एंडोर्सी। और इस केस में पेई कौन है, जिसको पैसे मिले, वो भी ये है, सी। क्लियर, यहां तक लिख लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन करेंगे, आप लोग लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, A sold goods to B for rupees 1 lakh. A drew upon B a bill of exchange for 3 months. After some days, A endorsed the bill to his creditor C. After some days, A endorsed the bill to his creditor C. On due date, B honored the bill. Past journal entries in the books of all parties. ठीक है। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में ये पहचानना है कि ड्रॉर कौन है, ड्रॉय कौन है, एंडोर्सी कौन है। ए ने गुड्स सेल की है बी को, तो ए तो हो गया ड्रॉर और बी हो गया ड्रॉई, ठीक है। ए हो गया ड्रॉर और बी ड्रॉई। फिर ए ने अपना बीआर किसको दे दिया, सी को, तो सी हो गया एंडोर्सी, राइट। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज 1 लाख। ए ने गुड्स सेल की, ए की बुक्स में फर्स्ट एंट्री बी टू सेल्स 1 लाख, और बी की बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेजेस टू ए, बी ने गुड्स खरीदे, परचेजेस टू ए 1 लाख। इस दिन सी को तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सी करेगा नो एंट्री। उसके बाद ए ने बिल ड्रॉ किया, तो ए की बुक्स में सेकेंड एंट्री बी आर टू बी 1 लाख, ठीक है। बी आर हमारे लिए है एसेट, और बी क्या करेगा, ए टू बीपी, इसने बीपी एक्सेप्ट किया 1 लाख का, इसके लिए बीपी है लाइबिलिटी। इस दिन भी सी को कोई मतलब नहीं है, नो एंट्री। उसको तो पता भी नहीं होगा कि यहां पे क्या चल रहा है। उसके बाद देखो, आफ्टर सम डेज ए एंडोर्स द बिल टू सी। ए ने अपना ये बिल सी को दे दिया। अब बहुत ध्यान से एक बात बताओ, आप अपना बीआर सी को क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपने उसको कुछ पैसे देने थे, तो
तो बेसिकली आपके ऊपर उधार था, तो अगर आप सी को पे कर रहे हो कुछ, तो आप अपनी लाइबिलिटी कम कर रहे हो, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए सी टू बी आर। लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं, ठीक है, कैश नहीं दिया, अपना बी आर दिया, तो जो एसेट था वो खत्म हो रहा है, क्योंकि अब तो वो आपका एसेट रहा नहीं। अगर ए अपना बी आर सी को दे देगा तो इसका बी आर खत्म और इसके पास आ गया, तो बेसिकली ए अपनी लाइबिलिटी खत्म कर रहा है और अपना एसेट भी खत्म कर रहा है, राइट। सी क्या बोलेगा, सी बोलेगा मेरे पास बी आर आ गया, किससे आया, ए से, तो बेसिकली एसेट आ गया और डेटर क्लोज। भाई सी को पैसे मिलने थे, मतलब सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए उसका डेटर था, तो डेटर खत्म और एसेट आ गया। बी को कोई मतलब नहीं है, उसको तो पता भी नहीं होगा कि ए ने अपना बिल सी को दे दिया, ठीक है। फिर ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट पे बी के पास कौन जाएगा, सी जाएगा, क्योंकि अब तो बिल उसके पास है, तो ड्यू डेट पे सी जाएगा पैसे मांगने, तो बी अपनी पेमेंट कर देगा, तो ये तो बोलेगा बीपी टू कैश। ठीक है, इसकी लाइबिलिटी खत्म और पैसे गए। भले ही ए आए या सी आए, इसमें तो यही एंट्री करनी है, पैसे दे दिए और लाइबिलिटी खत्म। अब पैसे मिले किसको, सी को, क्योंकि बी आर तो उसके पास है, तो सी की एंट्री करेगा कैश टू बी आर 1 लाख। पैसे आ गए और एसेट खत्म, ठीक है। अब वो बी आर फाड़ के फेंक देगा। अब सोचो ए क्या एंट्री करेगा इस दिन, सी पैसे मांगने गया बी के पास, ए को तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ए कोई एंट्री नहीं करेगा। रीजन, ए का तो एसेट पहले खत्म हो चुका है, जो बी आर था वो तो क्लोज हो गया था, तो ए कोई भी एंट्री नहीं करेगा। क्लियर, लिख लो। अब एक क्वेश्चन करेंगे बुक से, आप लोग रीड करो। सबसे पहले इसको मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। देव ओस 10,000 टू कृष्ण, देव ने 10,000 देने हैं कृष्ण को। ऑन 1st May he sent his promissory note for the amount payable after 3 months। promissory note को करो अंडरलाइन। देखो थ्योरी में बिल ऑफ एक्सचेंज अलग है और प्रॉमिसरी नोट अलग है, बट प्रैक्टिकली एक ही बात है। मतलब अगर उसने प्रॉमिसरी नोट दिया, इन शॉर्ट उसने बिल दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे लिए सेम है, ठीक है। ऑन 1st June कृष्ण एंडोर्सेस द प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ वाहिद। 1st June को कृष्ण ने ये वाहिद को दे दिया। एक बात बताओ, एंडोर्स कौन करता है, ड्रॉर या ड्रॉइंग? एंडोर्स करता है ड्रॉर। इसका मतलब कृष्ण ने एंडोर्स किया, तो कृष्ण तो हो गया ड्रॉर, ठीक है। कृष्ण ने ये बिल किसको दिया, वाहिद को, तो वाहिद हो गया एंडोर्सी। इसका मतलब देव था ड्रॉइंग, और लिखा भी है देव ओस 10,000 टू कृष्ण, देव ने देने हैं, तो बिल भी तो वही देगा, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट की टेंशन मत लेना, ये हमारे लिए बीआर और बीपी जैसा ही है, ठीक है। थ्योरी में अलग है, प्रैक्टिकल में नो डिफरेंस। तो देव ने सबसे पहले हमें बिल भेजा, तो सबसे पहले यहां पे एंट्री होगी बी आर टू देव। हमको देव से बिल मिला, कितने का, 10,000। गुड्स की बात नहीं होगी, इसीलिए सेल की एंट्री नहीं होगी। और ये क्या करेगा, कृष्ण टू बीपी, इसने अपना बिल भेजा बीपी 10,000। डेट थी 1st May। फिर June 1 को इसने ये बिल दे दिया वाहिद को, तो ये एंट्री करेगा वाहिद टू बी आर। वाहिद को दे दिया मतलब लाइबिलिटी थी, खत्म कर रहे, और एसेट गया 10,000। और वाहिद क्या बोलेगा, वाहिद बोलेगा बी आर टू कृष्ण। बी आर आ गया, एसेट आ गया और डेटर क्लोज, 10,000 का बी आर आ गया। इस दिन देव को कोई मतलब नहीं, ये बिल है 3 मंथ्स का।
फिर ड्यू डेट पे देव ने अमाउंट पे कर दिया। ड्यू डेट पे कौन जाएगा? वाहिद, क्योंकि बिल तो वाहिद के पास है। सबसे पहले ड्यू डेट चेक करते हैं। मई 1 से 3 मंथ्स, जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1, तो मतलब अगस्त 4। फिर ड्यू डेट पे वाहिद गया पैसे मांगने, तो ये बोलेगा कैश टू बीआर, पेमेंट आ गई, और ये बोलेगा बीपी टू कैश, पैसे गए। इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अपना बिल पहले ही किसी और को दे चुका है, इसके पास कुछ नहीं है। पेमेंट आनी है, वाहिद के पास आ गई और इसके पैसे गए। ठीक है, लिख लो। अब करेंगे केस 4। आप लोग हेडिंग लिखो, when the bill is sent to bank, when the bill is sent to bank for collection, when the bill is sent to bank for collection। अब इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से समझना। सपोज ए ने गुड्स सेल किए बी को, ए सोल्ड गुड्स टू बी। जैन 1 को गुड्स सेल किए और ए के पास बीआर आ गया और ड्यू डेट है अप्रैल 4। ठीक है, पेमेंट आनी है अप्रैल 4, बट ए बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो इन बातों को याद रखे कि अप्रैल 4 को मेरे पास पेमेंट आनी है, क्योंकि उसके पास बस ये वाला बीआर नहीं है, उसके पास काफी सारे बिल्स हैं। कोई सी से मिला, कोई ई से मिला, कोई एफ से मिला, तो ए के पास कलेक्शन ऑफ बीआर है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा अपने बैंक के पास, सारे बीआर लेके अपने बैंक के पास जाएगा और वो सारे बिल बैंक को दे देगा। उसको पैसे नहीं चाहिए अभी, ठीक है, डिस्काउंट नहीं करवा रहा, वो बस सारे बिल बैंक को दे देगा और बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, ड्यू डेट पे आप जाना और मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना। ठीक है, ए जाएगा बैंक के पास और बोलेगा मुझे आपसे सर्विस चाहिए कि मेरे सारे बिल्स आप जाओगे लेने और ड्यू डेट पे मेरे अकाउंट में सारे पैसे डाल देना 1 by 1। ठीक है, इसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन, मतलब हमने बैंक को दे दिए और बैंक जाके हमारे बिल्स कलेक्ट करेगा, बी से, सी से, ई से, एफ से, सबसे। अब ऑब्वियसली बैंक कोई सोशल सर्विस तो कर नहीं रहा, तो हम बैंक को चार्जेस देंगे, साल के एंड में जो भी चार्जेस आपके बनते हैं वो मेरे अकाउंट से काट लेना। ठीक है, इसको बोलते हैं बैंक चार्जेस। तो इन शॉर्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब क्या है, हम सारे बिल्स जाके बैंक को दे देंगे कि आप हमें सर्विस दो, ड्यू डेट पे आप जाना, पैसे लेना और मेरे अकाउंट में डाल देना, मुझे अभी नहीं चाहिए, ड्यू डेट पे चाहिए। ठीक है, डिस्काउंटिंग और इसमें कंफ्यूज मत होना, डिस्काउंटिंग और बिल अलग है, ये अलग है। अब इसके लिए बैंक कोई चार्जेस लेगा, वो साल के एंड में आप काट लेना बैंक चार्जेस के नाम पे। तो अब इन शॉर्ट केस 2 और 4 में फर्क क्या है, दोनों ही बैंक से रिलेटेड हैं, केस 2 और केस 4। केस 2 था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इसमें क्या था, अगर हम जैन 1 को गए हैं बैंक के पास तो हमें अभी रिक्वायरमेंट है फंड्स की, हमें इमीडिएटली पैसे चाहिए, तो यहां पे इमीडिएट कैश आया था। बट केस 4 में हमें अभी नहीं चाहिए, हमें ड्यू डेट पे चाहिए, पेमेंट ऑन ड्यू डेट। केस 2 में हमें अभी के अभी पैसे चाहिए थे, केस 4 में हमें अभी नहीं चाहिए, ड्यू डेट पे देना। यहां पे डिस्काउंटिंग चार्जेस थे और यहां पे बैंक चार्जेस होते हैं जो नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं होते, ईयर के एंड में लगते हैं। क्लियर? अब लिखो, समटाइम्स ड्रॉर ऑफ द बिल, समटाइम्स ड्रॉर ऑफ द बिल takes services of the bank, takes services of the bank to get his bill collected, to get his bill collected, full stop। This is called bill sent for collection, bill sent for collection। In this case
drawer does not get the funds immediately. हमें अभी के अभी पैसे नहीं चाहिए. Does not get the funds immediately on sending the bill. Full stop. The drawer will get the funds. Only when the bill is collected by the bank for him on due date. I repeat, the drawer will get the funds only when the bill is collected by the bank for him on due date. तो बेसिकली बैंक हमारे लिए एज अ पोस्टमैन है. वो बस हमारा बिल लेके जाएगा और पैसे लेके आएगा और हमारे अकाउंट में डाल देगा. ठीक है, हमें उससे अभी पैसे नहीं चाहिए, ड्यू डेट पे ही चाहिए. क्लियर? ये रीड कर लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अब एक एग्जाम्पल लिखेंगे. A sold goods to B for ₹30,000. A sold goods to B for ₹30,000. A drew upon B a bill for 3 months. Few days before the due date, A sent the bill to his bank for collection. Full stop. The bill was honored on due date. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व. सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ए, जो कि है ड्रॉर, फिर उसके बाद इन द बुक्स ऑफ बी, जो कि है ड्रॉइंग. ए ने गुड्स सेल किए बी को, तो पहली एंट्री होगी बी टू सेल्स. कितने की गुड्स सेल किए? 30,000. और बी क्या करेगा? परचेजेस टू ए. $30,000. फिर ए ने बिल ड्रॉ किया, तो बी आर टू बी 30,000. ये हो गया एसेट. और ए टू बीपी 30,000. यहां तक तो नॉर्मल है जो आप करते थे. अब क्या हुआ? फ्यू डेज बिफोर द ड्यू डेट से पहले ए ने ये बिल बैंक को दे दिया. ठीक है, और उनको बोला आप जाके कलेक्ट कर लेना. तो बेसिकली अब हम अपना बीआर बैंक को दे रहे हैं. तो बीआर तो खत्म, बीआर तो गया. ठीक है, बट पैसे नहीं आए. अभी हमें पैसे नहीं चाहिए, तो ऊपर बैंक नहीं आएगा. हमने बस बिल दिया है बैंक को कि ड्यू डेट पे जाके ले आना. राइट, अपना बीआर दे दिया, बट फिलहाल हमें एक स्लिप तो चाहिए, एक्नॉलेजमेंट एज अ प्रूफ कि हमारा बिल आपके पास है. तो हमें एक स्लिप दे दो. उस स्लिप का नाम होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन. अब हमारे पास ये आ गया और बीआर खत्म. ठीक है, हमारा एसेट गया और एक दूसरा एसेट आ गया. ये बस हमारे लिए प्रूफ है कि हमारा बिल बैंक के पास है. कल को बैंक मना ना कर दे. ठीक है, तो ये एक रिसिप्ट, एक एक्नॉलेजमेंट है. तो ये भी हमारे लिए एसेट है, क्योंकि इसी स्लिप के थ्रू हमें कल को पैसे मिलने हैं. इस दिन बी कोई एंट्री नहीं करेगा, उसको तो पता भी नहीं होगा. ठीक है, फिर ड्यू डेट पे कौन जाएगा पैसे मांगने? बैंक जाएगा पैसे मांगने और पैसे लाके हमारे अकाउंट में डाल देगा. तो अब क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे अकाउंट में आएंगे, कैश में आएगा. अब सोचो नीचे क्या आएगा? नीचे टू बीआर नहीं आएगा, क्योंकि बीआर तो पहले ही क्लोज हो गया.
जो एसेट था क्लोज हो गया। अब कौन सा एसेट क्लोज होगा? ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब जो वो स्लिप है वो 45 करोड़, अब तो पैसे आ गए, तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। और बी के एंट्री करेगा, उसको तो पेमेंट करनी है, तो वो तो यही करेगा, बीपी टू कैश 30,000 या फिर बीपी टू बैंक 30,000, दोनों ठीक है। तो पॉइंट क्या है, पहले गुड्स बेचे, फिर बीआर आया, फिर अपना बीआर बैंक को दे दिया और ये स्लिप ले ली बिल सेंड फॉर कलेक्शन के नाम पे। यहाँ पे बैंक नहीं आएगा क्योंकि हमें पैसे नहीं चाहिए इमीडिएटली, पैसे तो ड्यू डेट पे ही आएंगे। फिर ड्यू डेट पे बैंक गया तो हमारा बिल सेंड फॉर कलेक्शन खत्म, वो स्लिप खत्म और अकाउंट में पैसे आ गए। और वो क्या करेगा? जो वो करता है, बीपी टू कैश। क्लियर? लिख लो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं फॉर केस 3 एंड 4, वो आप ट्राई कर लेना। टिल देन सी यू।